जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। चलें लेट्स स्टार्ट। बोहर मॉडल, बोहर ने 1913 के अंदर हाइड्रोजन एटम का जो है स्ट्रक्चर क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, उसके बारे में एक मॉडल बनाया। ठीक है बच्चों, तो उसने मॉडल बनाया, उसका मॉडल जो है वो क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स के ऊपर क्या कर रहा था, बेस कर रहा था। क्वांटम फिजिक्स अभी आपने 19 चैप्टर पढ़ा वो, और क्लासिकल फिजिक्स जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं उसके ऊपर क्या कर रहा था, बेस कर रहा था। ठीक है, और इसने ये जो अपना मॉडल है ये रेडबर्ग, ठीक है, रेडबर्ग की अजम्पशन को यूज करते हुए बनाया। रेडबर्ग क्लियर हो गया। इसने रेडबर्ग की जो फार्मूला था उसे क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इसने जो हाइड्रोजन का मॉडल दिया उसकी उसने बेसिक पास्टुलेट लिखे। उसके बेसिक 3 पास्टुलेट्स हैं। ठीक है, जो पहला पास्टुलेट्स है वो है, ठीक है, मैं सिर्फ पास्टुलेट को बात करूंगा, स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, पहला पास्टुलेट एनर्जी की स्टेशनरी स्टेट्स। देखते हैं क्या था। अभी इसको हम, स्टेशनरी का मतलब होता है कि रेस्ट में या एनर्जी में चेंज ना आना। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी में चेंज नहीं आएगा एक स्टेट में रहते हुए। क्या था, पहले क्लासिकल बात करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर मॉडर्न बात करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है, क्लासिकल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बोहर की थ्योरी थी। तो ये मुसलसल क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर। जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल के अंदर जो एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना मींस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जनरेट होना होता है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी यही कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो उस वक्त क्या होगी, रेडिएशन क्या होगी, एमिट होंगी, तो एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसमें ये स्टेट्स देखें, हर स्टेट दूसरे से जो है वो मिली जुली नहीं है। ठीक है, हर स्टेट एक दूसरे के साथ क्या है, मर्ज हुई है, एक ही है। ठीक है, पहला स्टेट ये कहता है कि जब भी ये पोस्टुलेट क्या कहता है, ये बोहर की ये रदरफोर्ड का था, रदरफोर्ड ने यही थ्योरी पेश की थी। अब वो कहता है कि जो ये भाई साहब ने पहला पोस्टुलेट जो दिया है वो यही कहता है कि ये सेंटर में न्यूक्लियस और उसके बाहर क्या होता है, एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, ये एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, कहता है कि इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी स्टेट्स क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी, यानी इनमें जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, नो चेंज इन एनर्जी विद इन दी स्टेट में रहते होते इसकी एनर्जी में चेंज नहीं आता। ये मतलब है कि ये एनर्जी स्टेट्स क्या है, स्टेशनरी है। जबकि क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जारी बात है, सर्कल में घूम रहा है, एक्सेलेरेशन बढ़, क्योंकि हर लम्हे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज मीन्स
एक्सेलरेशन क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। लेकिन चार्ज पार्टिकल क्या कर गया, एक्सेलरेट कर गया। तो चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होंगी, जनरेट होंगी। लेकिन इसने जो पहला पोस्टुलेट क्लासिकल को रद्द करते हुए जो इसने पहला पोस्टुलेट दिया, उसने कहा ये एनर्जी स्टेट से क्या होती है, स्टेशनरी होती है। अगर यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन चाहे ताक़यामत इधर घूमता रहे, इसकी एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी। क्लियर हो गया। जैसे हाइड्रोजन का पहला शेल होता है, उधर जो एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एनर्जी। तो वो लाइफ टाइम घूमता रहे, एक्सेलरेट करता रहे, लेकिन उसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो 13.6 से ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एनर्जी स्टेट्स लॉक नहीं है। इसमें एनर्जी स्टेट्स क्या है, लॉक। एक स्टेट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। ये इसका क्या था, पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि नो चेंज इन एनर्जी विद इन दी स्टेट। ठीक है, और इसमें जब ये घूम रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो विद इन दी स्टेट रहते हुए, ठीक है, विद इन दी स्टेट नो रेडिएशन एमिट बाय एटम। ठीक है, एक स्टेट में रहते हुए ना कोई रेडिएशन ये क्या करेगा, एमिट करेगा, और अब्जॉर्ब भी कर लें आप लोग, इसको अब्जॉर्ब भी यूज़ कर लें, तो ना ही कोई रेडिएशन क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स में सिर्फ चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन का वर्ड आया नहीं और आपने उसी वक्त क्या दिया कि ईएम वेव क्या हो गई, जनरेट हो गई है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है वो ये कहती है कि विद इन द स्टेट रहते हुए उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे लाइफ टाइम वो इस सर्कल में क्या करता रहे, घूमता रहे। अगर वो इस सर्कल में घूम रहा है तो इस सर्कल में उसकी, जब तक वो इस सर्कल में घूमता रहेगा तो वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, लाइफ टाइम घूमता रहे, लाइफ टाइम घूमता रहे। ठीक है, तो ये कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, हत्ता कि ये एक्सेलरेट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट नहीं करेगा, ना ही ऑब्जर्व करेगा। ये इसके साथ इसका क्या है, कंट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस कर रहा है, तो ये माना गया और ये नहीं माना गया। क्वांटम मैकेनिक्स का पहला रूल, एनर्जी स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स अभी बोला हम लोगों ने कि जिसमें फॉर एवर जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन रहेगा उस वक्त उसकी एनर्जी स्टेशनरी, मतलब चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लाइफ टाइम तक वो मूव करता रहेगा। अब बाज़ लोग कहते हैं कि क्यों, तो एग्जांपल मैं देता हूँ। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अगर यहाँ पर लगाएं, ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही लगा लें। ठीक है, सर्कल में जब घूम रहा होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर्कल में जब घूमें, इन सर्कल W इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, W ज़ीरो तो ये ज़ीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो फाइनल इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब एनर्जी के अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी के अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वर्क डन भी नहीं हो रहा था। वो अपनी एक ही स्टेट में क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ये प्रूव है कि एनर्जी स्टेट्स क्या है, स्टेशनरी है। अभी हम पहला पोस्टुलेट, अभी हम दूसरे पोस्टुलेट के ऊपर बढ़ने लगे हैं कि इलेक्ट्रॉन किन एनर्जी स्टेट में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। लो जी बच्चों, अभी हमारे पास आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, क्वांटाइज रहता है। सबसे पहले हमें पता चले क्वांटाइज का मतलब क्या होता है।
क्वांटाइज वर्ड होता है डिस्क्रीट से, और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, लहदा, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम हर स्टेट में क्या होगा, लहदा होगा। हर एनर्जी स्टेट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लहदा होगा। और ये भी बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में पाया जाएगा और किस में नहीं पाया जाएगा, ये चीज़ भी हमारे पास क्या करती है, डिस्कस करती है। क्लियर हो गया हमारे पास। कहते हैं स्टेटमेंट में कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेट में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन allow to exist, ठीक है, those state of energy, ठीक है, whose angular momentum is equal to इंटीग्रल मल्टीपल। एन किस चीज़ को शो कर रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेट में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2। ये देखिए ज़रा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P। इसको आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, RP और साथ साइन ऑफ थीटा, और थीटा कितना होता है 90 डिग्री का ऑर्बिट में मूव करते हुए, तो RP साइन 90, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, RP की जगह MV, और साइन क्या आ जाएगा 90 क्या हो जाएगा 1 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, MVR एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेट में पाया जाएगा जहां पर उसका ये वाला एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। M मैस को शो कर रहा है, V वेलोसिटी को, और R रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। और N किस चीज़ को शो कर रहा है, क्वांटम नंबर को शो कर रहा है, क्वांटम नंबर, यानी कि एनर्जी स्टेट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। N1 पहली एनर्जी स्टेट, N2 दूसरी एनर्जी स्टेट, N3 तीसरी एनर्जी स्टेट, ठीक है। और एज यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और 2 जो है सर्कुलर फैक्टर हो जाएगा ये N, ठीक है। क्वांटम नंबर या इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, MVR इज इक्वल टू NH/2। जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के इक्वल होगा, ठीक है, जिस स्टेट में भी होगा, जिस एनर्जी स्टेट में एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH/2 के इक्वल निकलेगा, ठीक है। जिन एनर्जी स्टेट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2 के इक्वल निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेट में क्या करेगा, एग्जिस्ट कर सकेगा, किसी दूसरी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। और N की वैल्यू शुरू होगी यहाँ से 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यू है। अगर ये डिस्क्रीट वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था, लहदा, ठीक है। लो जी, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पास्टुलेट हो गया। अभी हम अपना क्या करने लगे, इसी का तीसरा पास्टुलेट पढ़ने लगे। इसका थर्ड पास्टुलेट है एनर्जी क्वांटाइज्ड। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड क्या होती है देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट,
ये सेकंड ऑर्बिट पूरा होता है, वैसे मैं आप बना रहा हूँ यहाँ पर, ये थर्ड ऑर्बिट, ये क्या है फोर्थ ऑर्बिट। क्लियर हो गया। अब जिसमें कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एनर्जी स्टेट्स के एस्ट्रेशन ये आप पढ़ के आए। जैसे ही अगर इसे कोई फोटॉन आकर टकराएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, ठीक है, इसकी एनर्जी स्टेट E1, इसकी एनर्जी स्टेट क्या है E2। अगर फोटॉन की एनर्जी HF होती है, वो इन दो एनर्जी स्टेट्स के क्या होगी, डिफरेंस के क्या होगी, इक्वल होगी। तो तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर एनर्जी स्टेट फोटॉन की एनर्जी इन एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो सेंटर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, एनर्जी क्वांटाइज्ड यहाँ पर होगा या यहाँ पर। एनर्जी क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ठीक है। बच्चा फर्स्ट से किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। कभी ये नहीं होगा 1.5, ठीक है, हवा में लटके। जिस तरह छत, ये छत होती है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा, मिड में कोई नहीं होता। इसी तरह एनर्जी स्टेट्स भी होती हैं। इलेक्ट्रॉन पहली एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, दूसरी, ये मतलब होता है क्वांटाइज, दूसरी में करेगा, तीसरी में करेगा, चौथी में करेगा। यानी कि ये नहीं होगा 2.5 एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करे, ठीक है, ये क्वांटाइजेशन नहीं होती। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि या वो फर्स्ट स्टेट में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, या किस में करेगा, दूसरे में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया। अब वो वापस आएगा, ठीक है, जब वापस आएगा, ठीक है, तो वो इतनी ही एनर्जी का फोटॉन HF वो किसके इक्वल होगा, E2 माइनस E1 का क्या करेगा, अमिट करेगा। ठीक है, देख लेते हैं, हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, HF इज इक्वल टू EN माइनस EP। P वो होता है जहाँ से उसने आना होता है, और EN होता है जिसमें वो आया है। ठीक है, यही हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर है। EN और EP ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। EN जहाँ से वो आया है और EP जिसमें वो आना चाह रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा H, ये C ओवर लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा एनर्जी का डिफरेंस। तो यही कल भी मैं बात कर रहा था, एनर्जी का डिफरेंस वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्स। इन दो स्टेट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा, ठीक है, तो वेवलेंथ लॉन्गर होगी। अगर वो यहाँ से जंप करते हुए इधर आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से जंप करते हुए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो फिर एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, डेल्टा E ग्रेटर, तो उस वक्त HC ओवर लैम्डा वो क्या होगा, शॉर्टर। ठीक है, ये कभी नहीं होगा कि अगर एनर्जी का डिफरेंस इन दो, जो फोटॉन की एनर्जी है वो इन दो स्टेट्स के डिफरेंस के अलावा फोटॉन की एनर्जी है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि ये यहाँ से क्या करे, इसको मिड में रख के छोड़ दे। ठीक है, ये यहाँ इसको यहाँ में रखेगा, अगर ज़्यादा आ गई तो ये बकाया एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। जैसे फर्स्ट में जाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है यहाँ पर, इसे मैं 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता हूँ, तो 13.6 तो किसे चली गई, इसको जंप करवाने में क्या होगी, यूज़ होगी, यहाँ पर रखने में क्या होगी, यूज़ होगी। जो बकाया बच गई 0.01 एनर्जी, वो इसकी किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये क्या करना शुरू कर देगा, सर्कुलर फॉर्म में क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, स्पीड से घूम लेगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या, एक स्टेट में रहते हुए एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जब जैसे ही एनर्जी क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा, उस वक्त वो या फोटॉन एमिट करेगा या क्या करेगा, फोटॉन अब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, क्लासिकल ये क्या कहती है, सर्कुलर में मूव करे तो ये होता है, जबकि क्वांटम ये कह रही है कि फोटॉन तभी एमिट होना है जब उसने क्या करना है, अपनी एनर्जी स्टेट क्या करनी है, चेंज करनी है। अब ये एनर्जी स्टेट्स क्या होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं। तो एक दफ़ा इसने क्या किया,
अब ये देखिए, यहाँ से नीचे आया एक फोटान छोड़ा, यहाँ से नीचे आया एक फोटान छोड़ा, यहाँ से नीचे आया दूसरा फोटान छोड़ा। अब ये फोटान कॉन्टीन्यूसली डिस्क्रीट है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि जो लाइट अमिट होती है किसी भी एलिमेंट से वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती, वो क्या होती है, डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसको कार्ल फोटान कहते हैं। वो अलग बात है, पिछला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉस्टुलेट यह है कि किसी भी स्टेट में रहते हुए उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी चेंज करने के लिए उसको उस एनर्जी स्टेट के डिफरेंस से क्या होना चाहिए कि बराबर एनर्जी मिलनी चाहिए, तब वो एनर्जी स्टेट चेंज करेगा, और जब वो वापस आएगा तो उतनी एनर्जी का फोटान क्या करेगा, अमिट करेगा, ठीक है। अगर उसे एनर्जी ये फर्स्ट ये E3 और E4 मिल गया तो उसका जो एनर्जी फोटान मिला है उसकी एनर्जी जो है इन दो स्टेट्स के, चौथे और पांचवें के, तो ये क्या हो जाएगा, ये जंप कर जाएगा कहाँ से, E4 से किस में, E1। क्लियर हो गया। अगर उनको इस दो एनर्जी स्टेट्स के मुताबिक फोटान मिला है तो वो फिर अब यहाँ से जंप करके इधर चला जाएगा, ठीक है। और अगर वो जंप करके वापस आएगा तो इन्हीं दो स्टेट की एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो फोटान क्या करेगा, अमिट करेगा। HF = E4 - E1, ठीक है। जितनी स्टेट के, वो पहली में जा सकता है जंप करके, तीसरी में जा सकता है, पहली से तीसरी, पहले से इन्फिनिट में भी जा सकता है, ठीक है। तो उतनी एनर्जी का फोटान भी उसे क्या कर मिलना चाहिए। और जब वो दोबारा डी एक्साइट होगा, ऊपर गया तो एक्साइट, जैसे डी एक्साइट होगा तो उतनी एनर्जी का फोटान भी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, ठीक है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं इसके साथ जो कैसे बोहर की थ्योरी को, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को, ठीक है, डी ब्रॉय ने इंटरप्रेटेट किया था। क्लियर हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ डी ब्रॉय हम पढ़ने लगे ऑन बोहर थ्योरी। अच्छा बच्चे, अभी हम डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन ऑन बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी, बोहर ने थ्योरी दी थी ये सेकंड पोस्टुलेट MV(r) = NH/2π कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को उन्हीं स्टेट में एग्जिस्ट करने की या घूमने की इजाज़त होगी जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π के इक्वल होगा। एट दैट टाइम बोहर इसको जस्टिफाई नहीं कर सका। फिर डी ब्रॉय ने क्या किया, डी ब्रॉय ने इसको क्या किया, जस्टिफिकेशन दी स्टेशनरी वेव्स को यूज़ करके। अच्छा, वो क्या कहता क्या, क्या कहता क्या, देखिए ज़रा। अच्छा, उसने ये कहा, उसने कहा कि ये एनर्जी स्टेट्स जो होती हैं, एनर्जी स्टेट्स स्टेशनरी है, ठीक है। हाँ, हमें पता है एनर्जी स्टेट्स क्या होती हैं, स्टेशनरी होती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट्स में घूम रहा होता है, ठीक है, तो वो उसे क्लाउड की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसे कहते हैं। ये आगे क्वांटम में बड़ा वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो इसने कहा लेट्स सपोज कि ये एनर्जी स्टेट्स स्टेशनरी है, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे पास लेट कर लें एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हैविंग लेंथ L, उसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। उसकी लंबाई क्या है, L। कहता उसमें आपने क्या किया हुआ है, स्टेशनरी वेव्स जनरेट की हुई है। ये स्टेशनरी वेव्स उसके अंदर क्या हुई है, जनरेट हुई है। मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 1 लैम्डा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 लैम्डा, यहाँ से क्या है 1 लैम्डा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने स्टेशनरी वेव्स क्या की हुई है, जनरेट की हुई है। कहता है इसी स्ट्रिंग को मैं क्या करूं, सर्कुलर फॉर्म में बना दूं। किस में बना दूं, सर्कुलर फॉर्म में। तो जैसे ही मैं सर्कुलर फॉर्म में बनाऊंगा, ये मेरे पास देखिए ज़रा,
ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में मेरे पास आ जाएगी। ये सर्कुलर फॉर्म में ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सर्कल पूरा हो जाएगा। ये देखिए ज़रा रेड से बनाने लगा, ठीक है। इसमें ये स्टेशनरी फॉर्म, इसको मैंने ऐसे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसमें n क्या है, 3 है, किसी में n क्या होगा, 6 होगा, तो उसमें ये 6 लूप होंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा, यहाँ से फिर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 लैम्डा, ठीक है। उसने क्या किया, इसको स्टेशनरी स्टेट्स से उसने क्या किया कि लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक लूप है, रस्सी है, ठीक है। उसने रस्सी को क्या कर दिया, ऐसे उसने क्या कर दिया, रस्सी में स्टेशनरी वेव्स बनाई और रस्सी को उसने एक लूप बना लिया, ठीक है। जैसे ही उसने लूप बनाया, ठीक है, तो वहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, जैसे उसने लूप बनाया तो जितनी लेंथ होगी उसके अंदर n वेवलेंथ क्या होगी, जनरेट होगी। कितनी वेवलेंथ क्या होगी बच्चे, जनरेट होगी। जितनी उसकी लेंथ होगी उसके अंदर उतनी वेवलेंथ क्या होगी, जनरेट होगी। यानी कि नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो किसके इक्वल होगी, लेंथ के इक्वल होगी, आप ये कह लें, ठीक है। नंबर ऑफ वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ की। जब आपको पता है ये इसका क्या है, रेडियस है r, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ये जो लेंथ होती है ये किसके इक्वल, सर्कल की किसके इक्वल होती है, 2 पाई r के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 2 पाई r की। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें, ठीक है। तो इसे आप क्या कर लें, कंपेयर कर लें, कंपेयर 1 एंड 2। जैसे 1 एंड 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो n लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई r। n लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 2 पाई r हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर n, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर क्या कह लें, 3 कह लें। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्राय, ठीक है। किसको, डी ब्राय ने आप अपनी इंटरप्रिटेशन दी, ठीक है, जिसे आप डी ब्रॉगले कहते हैं, वो डी ब्राय है, ठीक है। उसने अपनी इंटरप्रिटेशन दी, वो कहता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है, h ओवर p। इसको इक्वेशन नंबर उसने 4 कह दिया, कंपेयर कर दिया, कंपेयर 3 एंड 4। जैसे मैं उसने कंपेयर किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों को h ओवर p इज इक्वल टू, h ओवर p इज इक्वल टू 2 पाई r n आ गया। अब ये p किसके बराबर होता है, p बराबर होता है mv के। तो मेरे पास जो चीज़ आई है, यहाँ से मैं इधर लेके जाने लगा, जो मेरे पास जो आई चीज़ h ओवर mv इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई r ओवर n, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NH MVR 2 पाई। ये 2 पाई वाला फैक्टर इधर डिवाइड कर दें तो ये MVR और साथ NH ओवर क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो बोहर ने क्या किया, स्टेशनरी वेव्स के कंसेप्ट को यूज़ करके तो उसने सेटिस्फाई किया, डी ब्रॉय ने स्टेशनरी वेव्स के कंसेप्ट को यूज़ करके, ठीक है, बोहर की थ्योरी को क्या किया, सेटिस्फाई किया, MVR ओवर NH ओवर 2 पाई, ठीक है। तो पहले एट दैट टाइम जस्टिफिकेशन नहीं थी, कैसे आया, उसने कहा बस ऐसे होता है यार, ठीक है। तो फिर डी ब्रॉय ने अपनी ये वाली लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p को यूज़ करते करते उसने क्या किया, यूज़ किया दोबारा। उसने एक रस्सी ली, ठीक है, और रस्सी का उसने क्या कर दिया, उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स है, उसने उसको ऑर्बिट बना लिया, ठीक है। ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसके अंदर रहते हुए उसकी एनर्जी क्या है,
चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, n इज इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 लूप्स हैं। जो टोटल लेंथ होगी इस स्ट्रिंग की या इस लूप की वो L इज इक्वल टू एन लैम्डा। जबकि आपको पता है ये सर्कमफ्रेंस भी होता है, और सर्कमफ्रेंस किसके बोलता है 2πr के, दोनों को इक्वल रखा, यहाँ से लैम्डा निकाला। लैम्डा को डी ब्रॉय ने आप अपनी इंटरप्रिटेशन की, जैसे इंटरप्रिटेशन की तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p आ गया, और दोनों को कंपेयर करके उसने फटाफट क्या कर दिया, बोहर के पोस्टुलेट को क्या किया, एक्यूरेट साबित किया। क्लियर हो गया। 6 होगा तो आप 6 यूज़ कर लें अगर 6 लूप्स बने हो। ठीक है, जितने आप नंबर ऑफ लूप्स क्या कर सकते हैं। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया, और अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।